नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट यूनिट 5 हिंदी कविता को आधार बनाते हुए एक प्रैक्टिस सेट के ऊपर। और इस उम्मीद से हम चर्चा कर रहे हैं कि ये प्रैक्टिस सेट आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, चाहे वो री एग्ज़ाम हो, चाहे यूजीसी नेट का प्योर तरीके का एग्ज़ाम हो, चाहे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो। सभी दृष्टिकोणों से आज के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आखिर तक इन प्रश्नों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे और इनके उत्तरों को देखेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, पूछा गया है कि साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। ऑप्शन दिया गया है माधुरी, सुधा, चांद, सरस्वती। तो साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? आपके दिमाग में यह तथ्य आना चाहिए कि 12 सर्ग हैं, लेकिन उन 12 सर्गों में से प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चौथा। एक चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि मान लीजिए इस प्रश्न का जवाब आपको एग्जाम हॉल में नहीं आ रहा है, तो भी आप आसानी से कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? जब आपको कुछ तथ्य मालूम रहेंगे, कुछ कहानियां मालूम रहेंगी। जैसे आपने जरूर पढ़ा होगा कि मैथिली शरण गुप्त ने जो साकेत रचना की है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रेरणा से की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी प्रेरणा मिली रविन्द्रनाथ टैगोर के एक निबंध से, जिसमें कि हाशिए पर जो स्त्रियां थीं उनको केंद्र में रखते हुए एक रचना की बात की गई थी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि काव्य विषयक उर्मिला की उदासीनता, इस तरीके से एक निबंध इन्होंने लिखा। उस निबंध से प्रभावित हुए मैथिली शरण गुप्त। ये बात चल रही थी सन 1908 ईस्वी के आसपास में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक के तौर पर थे और उनके शिष्य के रूप में थे मैथिली शरण गुप्त। तो जाहिर सी बात है कि साकेत के शुरुआती अंश सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हो सकते हैं। ये मोटे तौर पर आप यहाँ पर आईक्यू लेवल का प्रयोग करते हुए उपयुक्त जितने भी ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। और आप जानते हैं कि साकेत का जो मूल अर्थ है वो अयोध्या है, और साकेत शब्द जो लिया गया है वो पाली भाषा का शब्द है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप ये भी जानते हैं कि 1931 में साकेत प्रकाशित हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत 1914 ईस्वी के आसपास से शुरू होती है। लगभग 17 वर्ष लगते हैं इसको कंप्लीट होने में। तो इन सभी तथ्यों को आप अपने दिमाग में जरूर रखिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे विद्यार्थी लगातार मुझसे जुड़े हैं उनके दिमाग में ये तथ्य जरूर आ रहे होंगे, क्योंकि कहानियों से ये तथ्य बनते हैं और परीक्षा हॉल में यही कहानियां आपके मनोबल को बढ़ाती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1 के आधार पर हमने साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए उसके आंसर को तो जाने ही, साथ में ये भी जाने कि साकेत से रिलेटेड हमें किन किन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि परिशोर तन दगमम अग्गजुन सुरतान, अब यह मत विचानिए लरन मरन परवान। पृथ्वीराज रासो में यह किस पात्र का कथन है? ऑप्शन दिया गया है चामुंड राय, पृथ्वीराज चौहान, सामंत, रघुवंश राम। तो चारों ऑप्शन में हमें बताना है कि ये किसका कथन है। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा है, पृथ्वीराज चौहान का ये कथन है कि परिशोर तन दगमम अग्गजुन सुरतान, अब यह मत विचानिए लरन मरन परवान। पृथ्वीराज रासो के पात्र पृथ्वीराज चौहान से इस कथन को लिया गया है। अब पृथ्वीराज रासो का जिक्र यहाँ पर किया गया है, तो इससे जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं आपके मन मस्तिष्क में जरूर आने चाहिए, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में क्या है वो भी आपके मन में आ जाने चाहिए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि मैथिली शरण गुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 कथन दिए गए हैं, उसमें से हमें 3 कथनों को चुनना है। ये पैटर्न आप देख रहे हैं कि नए पैटर्न के अंतर्गत है, लेकिन जब आपकी बेसिक तैयारी होगी तो 5 कथन रहे, 6 कथन रहे, 7 कथन रहे, फिर भी आप उसको कर पाएंगे। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त से रिलेटेड कुछ कथनों को यहाँ पर कलेक्ट किया गया है, उसके आधार पर सवाल पूछा गया है। पूछा गया कि मैथिली शरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों और मान्यताओं की फलश्रुति थी।
मैथिली शरण गुप्त का जन्म बांदा में हुआ। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता में सरस्वती में प्रकाशित हुई। मैथिली शरण गुप्त के परिवार में शैव भक्ति की परंपरा थी। मैथिली शरण गुप्त का काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ है। तो ये 5 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से हमें सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है और वो उपयुक्त उत्तर सिर्फ 3 है। ठीक है, अब इसके आधार पर हमें देखना है कि आखिरकार कौन कौन से कथन सही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों और मान्यताओं की फलश्रुति यानी परिणाम थे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त खुद महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पर सही हो गया। कहा गया कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म बांदा में हुआ था, यह कथन गलत है। जैसा कि आप जानते हैं कि झांसी के चिरगांव में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। इस तरीके से यह ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पर। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई, यह कथन सही है। इनकी पहली कविता कौन सी थी? आपके दिमाग में आ गया होगा कि हाँ, हमने पढ़ा था कि हेमंत शीर्षक से इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। लेकिन जब काव्य संग्रहों की बात आती है तो सन 1909 ईस्वी में रंग में भंग नाम से इनकी एक रचना आपने पढ़ी होगी, शुरुआती दौर की है। लेकिन इकलौती जो कविता है, यानी शुरुआत में जिस कविता से इन्होंने अपने कवि जीवन की शुरुआत की है, उसका नाम है हेमंत। तो यह भी कथन सही हो गया। मैथिली शरण गुप्त के परिवार में शैव भक्ति की परंपरा थी, यह कथन यहाँ पर गलत है। जिन भी रचनाओं में आप देखेंगे तो इन्होंने राम को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर कविताएं की हुई हैं। तो कहा जा सकता है कि वैष्णव परंपरा के से परिवार से जुड़े हुए थे। इनके कविताओं में राम है, चाहे वो साकेत को पढ़े, उसके बहाने भी राम को इन्होंने याद किया है, और भारत भारती को भी पढ़े, उसमें भी कहीं ना कहीं राम को इन्होंने याद कर लिया है। कई कथन आपको मैथिली शरण गुप्त के राम से रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया। और कहा गया कि मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ है, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त उस दौर के कवि हैं, द्विवेदी युगीन कवियों में आते हैं, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के कुछ प्रतिमान थे जिसमें मर्यादा, संयम, आदर्शवाद, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें मौजूद थी। तो ये भी कथन क्या हो गया? सही हो गया। मैं थोड़ा सा वक्त लेके आप लोगों को समझा रहा हूं, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए तो जीवन में, परीक्षा हॉल में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर कूट क्या बन रहा है, ए, सी और डी बन रहा है। ठीक है, ए, सी और ई बन रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है ए, सी, ई ऑप्शन यहाँ पर सही हो जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। आप देख रहे हैं कि लगातार प्रैक्टिस सेट में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और ये यूजीसी एनटीए नेट का नया पैटर्न है। लेकिन कहीं न कहीं इसमें पुराना पैटर्न भी छिपा हुआ है। ऑलरेडी मैंने कहा पिछले प्रैक्टिस सेट में कि यदि आपको प्रकाशन वर्ष याद रहेंगे तो आप पहले से बाद के क्रम को आराम से कर लेंगे। यहाँ पर जिन भी रचनाओं का नाम दिया गया उसमें है उर्वशी, सामधेनी, रश्मिरथी, रसवंती, कुरुक्षेत्र। तो देखने से ये लग रहा है कि ये सब रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं हैं। अब हमें प्रकाशन वर्ष को लिख देना है इनके सामने, फिर इसको सिस्टमेटिक ढंग से लगा देना है। तो आप देखिए यहाँ पर उर्वशी पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया हुआ था। ठीक है, 1961 ईस्वी में। जो जो आपको पहले आ रहा है उसको आप नोट कर लीजिए, ये है सही याद करने का तरीका। ठीक है, अब जो बच रहा है उसके लिए आप थोड़ा सा देख सकते हैं और हमेशा के लिए याद कर लीजिए, अपने दिमाग में आप रख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, रसवंती का जो प्रकाशन हुआ वो 1939 ईस्वी में हुआ। तो आप देखिए यहाँ पर कि पहले नंबर पर कौन है। पहले नंबर पर यहाँ पर आ रहा है रसवंती, पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे आ गया आपका कुरुक्षेत्र। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे सामधेनी, फिर चौथे नंबर पे रश्मिरथी, पांचवें नंबर पर उर्वशी। यानी कि शुरुआत होगी डी से और अंत होगा ए से। तो आप देख रहे हैं कि दो ऑप्शन में डी से शुरुआत हो रही है लेकिन अंत हो रहा है ए से। तो यानी कि हमें यहाँ पर कूट को बना लेना है। ठीक है, तो देखते हैं हम, डी हो गया, फिर ई हो गया, इसके बाद हो गया आपका डी के बाद ई, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर ए हो गया। यानी कि पहला जो ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक है, एक बार आप और अच्छे से इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि उर्वशी 1961 में, सामधेनी 1947 में। जब देश आजाद हुआ तब ये रचना यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। फिर
1952 जब पहला आम चुनाव हुआ तो रश्मिरथी लिखी गई। फिर 1939 जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो रसवंती लिखा गया। कुरुक्षेत्र 1946 में जब संविधान इत्यादि लिखे जा रहे थे या प्रयास किए जा रहे थे, उनकी मीटिंग बुलाई जा रही थी, तब ये लिखी गई। ऐसे याद कर सकते हैं। 1961 आपसे जुड़ा हुआ कोई अगर घटनाक्रम हो तो उससे जोड़कर आप याद कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से ये रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, तो आप पहले से बाद के क्रम को आराम से लगा लेंगे। ठीक, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला हो गया। अगला प्रश्न है, सांध्य गीत में संकलित महादेवी वर्मा की कविताएं नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि इसमें नहीं शब्द पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, निश्वासों का नीड़। अब इसमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है, यानी 5 कथन दिए गए, उसमें से हमें 3 बताना है कि कौन जो कि सांध्य गीत में संकलित नहीं है। सांध्य गीत काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का है, और ये जो यहाँ पर आप देखेंगे ज्यादातर जो कविताएं हैं आपके सिलेबस में लगी हुई है, ठीक है ना, ज्यादातर कविताएं लगी हुई हैं। तो आपका दायित्व बनता है कि कम से कम सिलेबस में जो कविताएं हैं पता रहे कि वो किस काव्य संग्रह में है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब आपके दिमाग में आना चाहिए, वो आना चाहिए कि जो ऑप्शन ए है, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, ये नीरजा काव्य संग्रह में है। इसके बाद है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये भी नीरजा में ही है। और इसके बाद है निश्वासों का नीड़, ये भी नीरजा में ही है। तो ये तीनों जो कविताएं हैं ये सांध्य गीत में शामिल नहीं है, यानी जो कूट बन रहा है ए डी और ई बन रहा है। इसका मतलब है कि मैं नीर भरी दुख की बदली सांध्य गीत में है, आगे इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। और फिर विकल है प्राण मेरे, ये वन लाइनर में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, और जब पूछे जाएंगे तो घातक हो जाएंगे यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो देखिए इस प्रश्न के बहाने अलग अलग एंगल से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं वो आप जरूर सीख रहे होंगे, जान रहे होंगे। इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला हो गया, ए डी ई जो है वो सांध्य गीत में संकलित नहीं है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि शक्तिशाली हो विजयी बनो, यह आह्वान कामायनी के किस सर्ग में मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कामायनी से यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया। आपके मन में कामायनी से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं, जितना भी आप याद कर सकते हैं कि 15 सर्ग हैं, 1935 में प्रकाशित हुआ, जयशंकर प्रसाद का है, चिंता से आनंद तक इसके सर्गों का नाम है, कौन कौन से पात्र हैं, जितने भी हैं, ठीक है, इसके बारे में किसका किसका क्या क्या कथन है, खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। अब देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया कि शक्तिशाली हो विजयी बनो, ये बात किस सर्ग में कही गई है। ऑप्शन दिया गया है श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, आशा। तो देखिए आपके मन मस्तिष्क में जरूर आ गया होगा कि जो मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको ट्रिक बताया था वो ट्रिक एकदम याद कर लिए होंगे, ठीक है, 369 वाला। इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि ये बात कही गई है श्रद्धा सर्ग में। श्रद्धा सर्ग किस नंबर पे है, 3रे नंबर पे है। लज्जा 6वें नंबर पे है, ईड़ा 9वें नंबर पे है, और आशा, आशा जानते हैं कि 2रे नंबर पे है। तो ऐसे ही कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई सूत्र बनाइए या फिर खूब याद कीजिए, रटिए। एक से अधिक बार अगर आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इस तरीके के चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला हो गया कि श्रद्धा सर्ग में कहा गया कि शक्तिशाली हो विजयी बनो। और यही बात मैं आप सभी के लिए भी कहूंगा कि आप भी अपनी पढ़ाई के माध्यम से शक्तिशाली हो और विजयी बने। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है जो कि निराला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निराला की कविताओं के संबंध में सत्य कथन है। पान मैं ही चूना, यह कुकुरमुत्ता की पंक्ति है। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, यह पंक्ति बाधो न नाव इस ठाव बंधु गीत में है। गरजो हे मंद्र वज्र स्वर, यह पंक्ति बादल राग कविता में है। रिज कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ, यह पंक्ति जागो फिर एक बार कविता में आई है। अरे वर्ष के हर, यह पंक्ति गर्जन से भर दो वन कविता में आई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न कुछ वैसे ही है जैसे हम कभी कभी सुमेलित वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले आता था कि एक तरफ पंक्तियां हो जाती थी और दूसरे तरफ
कविताओं का नाम हो जाता था। लेकिन देखिए उसी सुमेलित को कैसे वाक्य में रख दिया गया है। तो देखिए कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन आपकी जो तैयारी का बेसिक आधार है वो तो वही है जो मैं आप सभी को बार बार कहता हूँ। आपको पढ़ना पड़ेगा और किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा कर आएगा आप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग कविताओं का नाम दिया गया है और ये कविताएं आप देखेंगे किसी न किसी रूप में आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो इसका जो यहाँ पर कूट बन रहा है कि सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन है ए ऑप्शन जो है कि पान मैं ही चूना, एक कुकुरमुत्ता की पंक्ति है, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद है कि वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैं इन सभी कविताओं के ऊपर पहले ही आप सभी से चर्चा कर लिया। बस जरूरत है कि आप समय निकालकर उनको जरूर देखिए, ठीक है। इसके बाद जो है वो है कि रिज कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ, यह पंक्ति जागो फिर एक बार कविता में आई। और बाकी जो अन्य कविताएं वो उन कविताओं से रिलेटेड नहीं। अब इसका जो कूट बन रहा है वो है ए, बी और डी। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। तो इस प्रश्न के माध्यम से ये पता चला कि जो भी यूनिट 5 में टेक्स्ट के रूप में कविताएं लगी हुई हैं उनको हमें बारीकी से पढ़ना है और याद रखना है कि कौन पंक्ति किसमें। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है? ऑप्शन दिया गया नक्सलबाड़ी, अकाल दर्शन, पटकथा, मोचीराम। तो ऑप्शन में भी जो भी धूमिल की कविताएं दी गई हैं वो सभी आपके पाठ्यक्रम में है और इस चैनल पर हमने इन कविताओं की व्याख्या की हुई है। तो किस कविता में बात की गई कि एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में है? ठीक है, आपके मन में इसका जवाब जरूर आना शुरू कर दिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अकाल दर्शन नाम की जो कविता है, अकाल शब्द आया हुआ है इसमें, तो आप इससे जोड़कर अनुमान लगाते हुए इसका सही जवाब दे सकते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। आगे के एग्जाम में आप जरूर ध्यान में रखिए कि नक्सलबाड़ी, अकाल दर्शन, पटकथा, मोचीराम कविताओं में आए हुए जो प्रमुख उनकी पंक्तियां हैं आप विशेष तौर पे पहचान जाएं कि किस कविता की है और ये सभी कविताएं किस संग्रह में है। ये भी सवाल पूछे जाते रहे। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है जो कि सुमेलित पर आधारित है, सूची 1 का सूची 2 में सुमेलित करना है इनको। तो एक तरफ काव्य पंक्तियां दी गई हैं, दूसरी तरफ कविता है। इसको ऊपर के क्वेश्चन के आधार पे हम वाक्य में भी चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। जली ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, यह वह विश्व नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा। धसो इनमें डर नहीं है मौत का, यह घर नहीं। ऑलरेडी ये पंक्ति पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आ चुकी है। भूख कौन उपजाता है, ठीक है। इधर देखिए दिया गया यह दीप अकेला, अकाल दर्शन, शासन की बंदूक, सतपुड़ा के जंगल। अब हमें बताना है कि कौन पंक्ति किससे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर इन पंक्तियों को हम जोड़ें तो जो यहाँ पर बन रहा है कि जली ठूंठ पर बैठ गई कोकिला कूक, तो ऐसे लग रहा है कि नागार्जुन की पंक्ति है, शासन की बंदूक नाम से कविता में। तो ए का हो गया यहाँ पर 3, ठीक है। इसके बाद है कि यह हुआ विश्व नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, यह हो गया यह दीप अकेला अज्ञे की कविता से, ठीक। तो बी का 1 हो गया। इसके बाद है धसो इनमें डर नहीं है मौत का, यह घर नहीं। आपको लग रहा है कि आप सतपुड़ा के जंगल वाली कविता को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया भवानी प्रसाद मिश्र की कविता का। फिर इसके बाद भूख कौन उपजाता है, ये हो गया अकाल दर्शन का। तो इस तरीके से जो कूट बन रहा है कि 3, 1, 4 और 2। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। तो देखिए यहां पर तो सुमेलित वाला था, सुमेलित के साथ साथ आप पंक्तियों को समझ जाइए, कविताओं को समझ जाइए, साथ में इनके कवियों को भी समझ जाइए। कैसे भी घुमाकर सवाल पूछा जा सकता है और यहीं से सवाल आएगा, कहीं ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह से बनाया जाएगा, आपके सिलेबस से ही सवाल बन रहे हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है। एक तरफ पंक्तियां दी गई हैं, दूसरी तरफ कविताएं कि पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ मैं सकी भय से। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लो उस ओर क्या है, जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। अब हमें से सही विकल्प बताना है
कविताओं का नाम दिया गया है साकेत, गीत फरोश, रश्मिरथी, सांध्य गीत। तो किन की रचनाएं हैं आपके दिमाग में ये सारी चीजें छप गई होंगी। प्रकाशन वर्ष जितना भी दिमाग में छपे उतना आपके लिए बेहतर है, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पर, तो इसका जो ऑप्शन हो रहा है, ठीक है, इसका ऑप्शन हो रहा है कि पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। ये हो गया रश्मिरथी का। 1 का 3 हो गया। न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ मैं सकी भय से। ये बात हो गई साकेत से। ठीक, तोड़ दो एक क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। ये बात हो गई आपकी सांध्य गीत से। ठीक है, इसके बाद जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान है। ये बात हो गई गीत फरोश। तो इस तरीके से जो कूट बन रहा है वो बन रहा है 1 3 1 4 और 2। 3 1 4 2 हम देखते हैं किसमें, ऑप्शन पहला यहाँ पर सही जवाब है इसका। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट तो हम करते रहते हैं, कितना भी अभ्यास करेंगे, लेकिन जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं रहेगा हम अभ्यास के बावजूद भी कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे। तो इसलिए बेस मजबूत करना है। तो इस चैनल पे यूजीसी नेट यूनिट 5 हिंदी कविताओं की व्याख्या भी की गई है, आप उनको जरूर देखिए। हमने सभी कवियों की व्याख्या एक ही जगह कंपाइल कर दिया है ताकि आपको इधर उधर खोजना न पड़े, आप एक बैठक में उसे कंप्लीट कर पाए। और जाते जाते मैं यही कहूंगा कि जो भी विद्यार्थी समय निकाल कर कमेंट करते हैं, चैनल को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, उनको मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैंने कई विद्यार्थियों को देखा कि वो दूसरे को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि इतनी मेहनत के बावजूद भी थोड़ा सा लाइक, कमेंट्स इत्यादि कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, तो ये हमारा परिवार आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग हैं तो हम हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।